Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia or you can call it Physicomatics, that's a brand name. मेरे प्यारे बच्चों 29 जून का आज दिन है और पूरे पाकिस्तान में फास्ट यूनिवर्सिटी का मेला सज चुका है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो या कराची हो, फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट पूरी आबोताब के साथ स्टार्ट हो चुका है। और आज के दिन के जितने क्वेश्चंस थे विद सॉल्यूशन वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा दो बातें करूंगा। पहली बात, खुदारा तुक्के नहीं मारने। आप जैसे ही फास्ट यूनिवर्सिटी का पेपर सबमिट करेंगे आपके हाथ में आपका नामा अमाल आ जाएगा। फास्ट यूनिवर्सिटी आपको स्टेशनरी वगैरह सब प्रोवाइड कर रहा होता है, तो कुछ लेके नहीं जाना होता। एडमिट कार्ड वगैरह जब लेके जाएंगे तो आप जैसे ही पेपर सबमिट करेंगे आपके पास करेक्ट क्वेश्चन, नेगेटिव, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने, आपके पास पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप विद इन सेकंड्स के ऊपर अपना मेरिट स्कोर निकाल सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी करा था कैसे आपने अपना मेरिट स्कोर चेक करना होगा। सही है, मेरिट स्कोर चेक कर लो, उससे एक आध परसेंटेज अपनी खुद कम कर लो और फिर लास्ट ईयर के मेरिट से कंपेयर करवा के चेक कर लो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर और किस कैंपस के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों ये है कि देखो, टेस्ट आपके पास सारा का सारा पास पेपर से आया है। आज जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उन सबके मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगा। आज की तमाम शिफ्ट के पेपर्स मेरे पास आ चुके हैं। जितने बच्चों ने टेस्ट दिया, 2026 की मैराथन, 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने देखो, मैराथन आपने कॉन्सेप्ट जब कवर करे हुए होते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होती है। इसके अलावा आईक्यू के लेक्चर्स के लिए 2025 की मैराथन में मैंने आईक्यू साथ ही कवर करवाया था। 24 के अंदर बेसिक मैथ्स और आईक्यू मैंने अलग से कवर अप करवाया था। और फिर आईक्यू की मेरी अपनी सीरीज भी है, उनको लाजमी तौर पे कवर अप करें, आपकी कंप्लीट आईक्यू वैसी कवर अप हो जाएगी। और जो जो आज के पेपर में आईक्यू आई उन सबको डिस्कस भी कर रहे होंगे। इसके अलावा पेपर देखो, डिफिकल्ट लगे या आसान लगे, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है। और उस बेस्ट को देने के लिए वो अल्लामा इकबाल का शेर मुझे बड़ा पसंद है और वो शेर है भी मेहनत करने के ऊपर। वो बच्चे जिनको लगता है कि भाई जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट हो गई है, वो बच्चे जो अभी परेशानी का शिकार हैं, वो बच्चे जो अभी परेशान हो रहे हैं कि यार अगर फास्ट का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उनके लिए अल्लामा इकबाल साहब ने एक बड़ा खूब जुमला कहा था कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं ये आपको एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही होती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, अपनी तरफ से बेस्ट देना है। इंशाअल्लाह ताला यू कैन एस एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला पेपर हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई एडवांस मैथ्स के अंदर सर हमारे पास, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर के अंदर जो पहला पेपर हमारे पास आज की पहली शिफ्ट का आया, इसके अंदर कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि साइन और फिर पावर में 1/2 था या समथिंग लाइक दैट, या साइन की पावर आपके पास साइन का साइन है 1/2 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस का x, इस तरह की कोई चीज थी। अब बच्चे ने एक्चुअल में नहीं बताया हुआ कि क्वेश्चन क्या था। भाई माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा हो कि भाई आपको साइन 1/2x हो। अब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, मगर इस तरह का कोई क्वेश्चन था। भाई जो भी क्वेश्चन आपके पास आए हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करते हैं यहाँ पे आपके पास वो क्या आ रहा है, वेरिएबल क्या है, एक्स का वेरिएबल है तो या तो फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, बट फिर आंसर में एक्स नहीं हो सकता तो यहाँ पे कोई एंगल होगा। तो माइट बी पॉसिबल पीरियड पूछा हुआ था, माइट बी पॉसिबल कोई सिंपल एंगल की वैल्यू पूछी हुई थी। इसके अलावा बच्चा बता रहे सर मैट्रिसेस के 2 से 3 क्वेश्चन थे, वेक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ट्रिगोनोमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन थे, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन डेरिवेटिव के आए थे, इंटीग्रेशन के आए थे, लिमिट्स के क्वेश्चन थे, कॉनिक्स के क्वेश्चंस और ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे क्योंकि 4 से 5 ट्रिगोनोमेट्री था और 3 से 5 कॉनिक्स थे। जबकि सेट्स के भी 3 क्वेश्चन आए थे और स्पेसिफिकली सेट्स के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन होते हैं वो फास्ट में बहुत आते हैं, जिसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है ना कि टोटल बराबर है किसके, ग्रुप 1 प्लस का, ग्रुप 2 माइनस का नीदर, या माइनस का बोथ प्लस का नीदर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। सही है ना भाई। तो आपके पास इसके अलावा ये हमारे पास आए हुए थे। अच्छा, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे प्रपोजिशंस पूछे गए थे, एंटोनियम्स थे और बच्चे ने एंटोनियम बताया हुआ है किसके पूछे हुए थे। इसके अलावा सिनोनिम पूछे हुए थे, बच्चे ने सिनोनिम भी अपना बताया हुआ है। तो इंग्लिश का पेपर तो यहां से आपको माशाल्लाह से मिल गया, इंग्लिश के अंदर एक सिनोनिम और एक एंटोनियम। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया तो टीम ने जल्दी से उसको फिर डिजाइन भी कर दिया, तो आपको एफएलपी के अंदर ये मिल भी जाएगा। तो हमारी टीम फॉर्न आपको फुल लेंथ पेपर्स के तौर के ऊपर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं डाल के विद सॉल्यूशन आंसर वो भी आपको मिलते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें यह था कि इंटीजर फ्रॉम द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई जो इंटीजर्स होते हैं क्या वो एडिशन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं। देखो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फास्ट में बहुत आया है कि कोई भी फलानी टर्म है क्या वो क्लोज्ड है,
सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपने लेट सपोज आपको एक सेट गिवन है 1 2 3, सही है। तो अब देखो, लेट सपोज एग्जामिनर कहता है सारे रियल नंबर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक। तो भाई अगर तो ये सेट क्लोज है एडिशन में, तो जब मैं इसी सेट में से दो नंबर्स उठाऊंगा ना, उनको ऐड करता हूं, तो आंसर में मुझे इसी सेट का कोई नंबर मिलना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी हो सकता है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हो गए, सही है। सब्ट्रैक्शन के अंदर इसी तरीके से आपने देखा, उस सेट में से आपने दो नंबर्स उठाया, उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करा, अगर तो वो उसी सेट के अंदर से कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है वो सेट के ऊपर क्लोज्ड है। तो भाई एग्जामिनर यही पूछ रहा था कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, क्या वो एडिशन के ऊपर क्लोज होते हैं, उसके ऊपर एडिशन के ऊपर ग्रुप करते हैं? तो यस, बिल्कुल ग्रुप करते हैं अंदर एडिशन के ऊपर। अच्छा, इंटीजर्स जो होते हैं क्या वो मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से करते हैं? नहीं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करते हैं? नहीं। देखो इंटीजर्स क्या होता है, +1 +2 +3, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 हो गया। अब देखो, अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन लेकर जाऊंगा ना इंटीजर्स को, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, सही है, ये तो पॉसिबल है। मगर अगर मैं इसका इनवर्स करूं तो 1/6 बनेगा। 1/6 तो आपके पास इंटीजर के तौर पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स नॉट अ प्रॉपर इंटीजर। यानी कि भाई वो आपके पास क्या हो गया, वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आपके पास क्लोज नहीं हो पाएगा, सही है ना भाई, तो नॉट अ ग्रुप होगा। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि a - b इंटरसेक्शन b के रिगार्डिंग था। यानी कि देखो आपके पास एक सेट a गिवन है, सेट a गिवन है आपको 1 2 3 फॉर एग्जांपल। फिर मेरे पास एक सेट b आ रहा है, सेट b की वैल्यू आपको गिवन है 2 3 4 और 5। आपको पहले a - b करना है। देखो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का सिंबल का सेट्स के अंदर मतलब होता है कि भाई रिमूव द कॉमन पार्ट्स एंड राइट ओनली फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज। तो अगर मैं a - b करूंगा ना, तो कॉमन पार्ट जो भी आ रहा है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन तो सब्ट्रैक्ट हो गया, खाली फर्स्ट ब्रैकेट की रिमेनिंग वैल्यूज होंगी। फिर आप उसका इंटरसेक्शन अगर लेना चाह रहे हो, फिर मैं क्या करना चाह रहा हूं, इंटरसेक्शन उसका लेना चाह रहा हूं, किसके साथ, b के साथ। तो अब आप खुद देखो, क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भाई क्या a - b में और b में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नल सेट होगा, सही है। तो भाई कभी भी सेट का क्वेश्चन आए ना, तो एग्जामिनर सिर्फ कंफ्यूज कर रहा होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी दो सेट कंसीडर करो और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके जल्दी से चेक कर लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि भैया 3/3 मैट्रिक्स का आपके पास अगर आ रहा हो, दो 3/3 मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है सेम होगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, लेट सपोज ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। हम पहली कंडीशन क्या होती है दुनिया में किसी भी दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई होने की, कि पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज हमेशा बराबर होने चाहिए। और इन दोनों मैट्रिसेस का जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसका जो ऑर्डर होगा वो ये वाली टर्म्स होंगी, n इंटू क्यू होगा। ये बहुत मजे की ट्रिक है कि भाई लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1/3 का, सही है, और एक मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है 3/4 का। क्या मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे शायद नहीं कर सकता, हालांकि मैं कर सकता हूं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में अगर एक मैट्रिक्स 1/3 का और दूसरा 3/4 का है, तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होती हैं? जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज आपस में बराबर होती हैं। तो भाई अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो रिमेनिंग दो वैल्यूज थे ना, ये होगा, यानी कि 1/4 होगा। भाई मजे की ट्रिक है ना। भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 2/5 का और एक मैट्रिक्स आ रहा है 5/6 का, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। भाई क्या पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज सेम है? बिल्कुल सेम है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/6 का होगा। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा था कि भाई अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आ रहा है और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 के बराबर है, अब अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो आंसर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट ले लो या फिर पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो फिर डिटर्मिनेंट लो, आंसर विल रिमेन सेम। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि भाई इंटरचेंज अगर आप करते हो दो रॉस को या फिर दो कॉलम्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई आपका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो आपका चेंज हो जाएगा। अभी भी दुनिया के अंदर अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रॉस को या कॉलम को चेंज कर देते हो तो बाहर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो उसके रिगार्डिंग एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि अगर आप दो रॉस को इंटरचेंज करते हो तो आपका डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव का 4 हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है 4 1 -3 और 5, तो इसका ऑर्डर क्या है? तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही रॉ आ रही है और कॉलम्स कितने आ रहे हैं? कॉलम 4 आ रहे हैं, तो 1/4 इसका पर्टिकुलरली ऑर्डर होगा।
एक और क्वेश्चन था कि भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना था बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि अगर सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर है तो m की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मेरे पास यहां कहीं पे मौजूद भी है कि भाई आपके पास एग्जामिनर ये कह रहा था कि भाई अगर तुम्हारे पास, कहां गया, ये रहा ना क्वेश्चन, अगर मेरे पास अल्लाह भला करे, ये रहा, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तभी मैंने क्वेश्चन बच्चे का जो एक्चुअल पेपर था वो भी मैंने साथ ही रखा हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पे मेरे पास a किसके बराबर है, a बराबर है 1 के, b बराबर है किसके, -3 के, और c किसके बराबर है, m के। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a, नेगेटिव का साइन, b किसके बराबर है, b -3 है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3 बन जाएगा, a बराबर है 1 के, और अल्फा डॉट बीटा क्या है, ये होता है c डिवाइडेड बाय a, c बराबर है किसके, m के, a बराबर है किसके, 1 के। दोनों को आपस में अगर मैं कंपेयर करवा दूंगी, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो मेरे पास यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 3 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल फैक्टराइजेशन करनी थी। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है कि आपको सिंपल फैक्टर्स बनाने थे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 के। सिंपल मिडिल टर्म को आप ब्रेक करवाओ, नहीं तो डायरेक्टली कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्लोज कर दूं, क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये a स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास 2ab आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, 2ab, तो ये मेरे पास b का स्क्वायर आ रहा है, तो डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मेरे पास दो फैक्टर्स क्या होंगे, x की वैल्यू 4 आएगी आपके पास, 4 और -4, बस x की वैल्यू क्या आएगी, 2 दफा 4 आ रही होगी। आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड पे भी सॉल्व करो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। कैसे, 4 4 16 होता है ना भैया, अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को भी अप्लाई करूं तो माइनस का 4x प्लस का 16 इक्वल टू 0। यहां से x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x माइनस का 4, यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस का 4 और दूसरा फैक्टर भी क्या आ जाएगा, x माइनस का 4, दो दफा x की वैल्यूज 4 के बराबर आ जाएगी। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 बंदे अगर राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, 2 हमेशा एक साथ होंगे, सही है, ट्रीट 2 पीपल एज 1 ब्लॉक, सही है ना भैया। तो फिर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट बतानी है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन हम यहां से देख भी सकते हैं कि भाई सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन था। सर्कुलर परमुटेशन का सवाल आया था कि 7 पीपल वांट टू सिट ऑन 1 राउंड टेबल एंड 2 पीपल आर ऑलवेज टुगेदर। अब जो बच्चे हमारे बैचेस के बैठे हुए हैं ना, तो बेटा सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन के लेक्चर में जाइएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर में जाइएगा, परमुटेशन का आखिरी सवाल दीजिएगा, मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया हुआ होगा, ये वही एग्जैक्ट सवाल है, एग्जैक्ट वो सवाल है कि भाई 7 बंदे राउंड टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको क्या करना है, 2 हमेशा अगर एक साथ होंगे। तो इसकी लॉजिक क्या होती है कि देखो 7 लोग एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, मगर 2 बंदे हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो भाई 2 लोगों को हम एज एक सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। तो लेट सपोज अगर ये 7 बंदे हैं, मेरे पास अगर 7 बंदे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 2 बंदे हमेशा एक साथ बैठेंगे, ऑलवेज टुगेदर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5, और ये दोनों चूंकि हम एक ही सिंगल एंटिटी कंसीडर कर रहे हैं ना, सिंगल एंटिटी, तो भैया फिलहाल के लिए हमने इसको छठा कंसीडर कर लिया। ये पहला बंदा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये 2 बंदे चूंकि हमेशा एक साथ रहेंगे, ऑलवेज टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, तो 6 बंदे हो गए। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर अब 6 लोगों को कैसे बिठाओगे, सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर 6 लोगों को बिठाने के लिए हम क्या करते हैं, n-1 फैक्टोरियल, तभी 6-1 फैक्टोरियल हुआ तो 5 फैक्टोरियल आ गया। और लास्ट के अंदर हमने क्या करा, ये 2 फैक्टोरियल लिया। लास्ट में 2 फैक्टोरियल क्यों लोगे, क्योंकि देखो ये 2 बंदे जो एक साथ बैठे हुए हैं, लेट सपोज एक का नाम है सर हाशिम, एक का नाम है सर उजैफा। तो अब हो सकता है सर हाशिम बोले कि भैया लेग पीस वाली जो यहाँ बोटी मिल रही है वहां मैंने करीब बैठना है, सर उजैफा बोले नहीं भैया मुझे पानी के करीब बैठना है। हो सकता है सर उजैफा बोले कि भाई मुझे इस वाली सीट पे बैठना है, सर हाशिम बोले इस सीट पे बैठना है। तो इन दोनों के दरमियान में भी तो एक अरेंजमेंट होगी ना, तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे क्या आया, इन दोनों की इंटरनल एक अरेंजमेंट हो रही है 2 फैक्टोरियल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 240 के बराबर। ये वही वाली मिसाल है, याद करो कि जब वर्ड परमुटेशन में अगर आपसे मैं कहता हूं कि लफ्ज काजोल है और लफ्ज काजोल में एली ऑलवेज रिमेन टुगेदर, तो सेम कॉन्सेप्ट है कि वर्ड काजोल आ रहा है और उसमें एली हमेशा एक साथ रहेगा। तो पहले तुम काजोल तक का जो है ना, पहले वो परमुटेशन लेते थे और फिर एल ई की या जो अल्फाज अल्फाबेट्स एक साथ रहेंगे उनकी अरेंजमेंट लेते थे। वो क्वेश्चन भी फास्ट में बहुत आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि भाई अगर cos a बराबर है 1/2 के, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो भाई cos का और sin का एक फॉर्मूला होता है, मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताया था
कि याद रखिएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 के लिए आपके जहन में हमेशा फॉर्मूला होना चाहिए 1 प्लस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर कभी भी sin थीटा बाय 2 आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। भाई ये दोनों फॉर्मूलाज आपके पास जो डबल एंगल फॉर्मूलाज होते हैं वहां से ड्राइव हो रहे होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर cos a की वैल्यू 1/2 गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो मुझे अगर cos a/2 निकालना है, अगर मुझे cos a/2 निकालना है तो सिंपल तरीके से इसी फॉर्मूले पे गया 1 प्लस का 1, cos a गिवन है 1/2 के बराबर तो 1/2 आ गया, नीचे 2 का 2, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पीरियड पूछा हुआ था टेंजन एक्स का। सिंपल देखो पीरियड याद रखिएगा हमेशा साइन का और कॉस का जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है दैट इज 2 पाई। सिमिलरली टेंजन का या कॉट का स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई। तो यहां पे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टेंजन एक्स का पीरियड पूछा हुआ है। लेट सपोज अगर एग्जामिनर मुझसे कह दे कि साइन 3x माइनस के 4 का पीरियड बताओ, चलो पहले बेसिक एक समझ लो। अगर साइन 3x का पीरियड बताना है, देखो साइन का जो स्टैंडर्ड पीरियड है ना वो 2 पाई है। याद रखिएगा पीरियड को निकालते हुए जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है, सिर्फ जो वैल्यू तुम्हारे वेरिएबल एंगल से x से मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके वाइस वर्सा हो जाती है। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ आ जाए cos 4 डिवाइडेड बाय 7x प्लस का 3। अब बताओ पीरियड क्या होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है 2 पाई है, कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है 2 पाई। देखो तुम्हारे एंगल से जो टर्म डिवाइड हो रही है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आके डिवाइड होगी। प्लस के बाद वाली वैल्यूज आपके उसमें नहीं होती, वो एक अलग चीज होती है। सही है ना भैया, उसको फिलहाल छोड़ दो, फेस शिफ्ट क्या होता है बाद में देखेंगे अगर अभी नहीं आता तो। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कहा था, सिंपल टेंजन का पीरियड। अब बच्चा बेचारा प्लस का 3 और प्लस का 5 भी ऐड कर रहा होगा, भाई पीरियड का उसमें कोई काम नहीं होता, वो एक अलग चीज होती है। फेस शिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, ये बाद में पढ़ेंगे अगर आज तक नहीं पढ़ा तो आपने। भाई टेंजन का सिंपल पीरियड बताना है, टेंजन का स्टैंडर्ड पीरियड पाई होता है। जो वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है पीरियड में सिर्फ वो इस्तेमाल होगी। तो यहां पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे आके डिवाइड में आ जाएगा, दैट्स द थिंग। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि आपको एग्जामिनर ने 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था, तो आपको तमाम ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मैं बता के थक चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो फास्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, फास्ट का डिफिकल्टी लेवल ये कि एक दफा अगर एक सेक्शन क्लोज कर दिया वापस उस सेक्शन पे नहीं जा सकते। यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल। 50 मिनट का टाइम गिवन है एडवांस मैथ्स का, पूरे 50 मिनट दो। देखो जल्दबाजी के अंदर तुम्हारी कोई प्राइम मिनिस्टर की लॉटरी नहीं निकल रही। वो शेर है ना कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा, हाय जोदे पेशमा का पेशमा होना। तो भाई पेपर खत्म होने के बाद तुम बैठ के अगर अफसरदागी का इजहार कर रहे हो कि भाई सर क्या हो गया यार, सर में इतने सारे क्वेश्चन गलत हो गए, या सर वो टाइम नहीं दे सका, या तुक्के ज्यादा मार दिए, तो हमेशा याद रख लेना इस मिर्जा गालिब साहब का शेर है, आपके लिए ही कहा गया है कि भाई तुम एडवांस मैथ्स का सेक्शन बच्चे क्या करते हैं 30 मिनट में खत्म करने के ऊपर चले जाते हैं। भाई 30 मिनट में खत्म करके जो इनाम थोड़ी मिल रहा है, भाई तूने पैसे अपने अम्मा अब्बा के भरे हैं, आपने सही वाले पैसे भरे हैं ना यार, तो जो सेक्शन का टाइम है उसको पूरा दो। अगर आप बिजनेस का टेस्ट दे रहे हो तो 50 मिनट बेसिक मैथ्स के लिए गिवन है, फिर 25 एनालिटिकल आईक्यू के लिए, 30 इंग्लिश के लिए, फिर एसए का पोर्शन है। जिस सेक्शन का जो टाइम है उसको पूरा दो, क्योंकि एक दफा अगर सेक्शन क्लोज हो जाएगा फिर तुम्हें कुछ भी याद आ जाए तुम वापस जाकर लिख नहीं सकते, उसके अंदर टिक नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो मिर्जा गालिब ने फरमाया था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय इस जोदे पेशमा का पेशमा होना। कि भाई जब हाथ से चीजें निकल गई तो उसके बाद तू परेशानी क्या कर रहा है। पहले मैं किसी को कत्ल कर दूं, मैं उसके बाद पहले उसको अजियत दे दूं, फिर मैं बैठ के नाराज होता फिरूं, या फिर मैं बैठ के परेशान हूं, फिर मैं बैठ के अफसरदगी का इजहार करूं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कि जब आपके हाथ में रिजल्ट आ जाए फास्ट का, फिर आप बैठ के परेशान हो रहे हो, तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सॉरी मिर्जा गालिब ने, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय इस जोदे पेशमा का पेशमा होना। कि भाई जब एक चीज आपने कर दी तो उसके बाद कोई आपके पास वापस जाने का जरिया नहीं है। ये रियलिटी चेक फास्ट आपको दे रहा है। अच्छा, तो भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स हो गए आपके पास। सबसे ज्यादा जो पेपर में आज क्वेश्चन बच्चों के पास आया, सर्कम रेडियस हो गया, इन रेडियस हो गया, स्क्राइब रेडियस हो गया। इनके फॉर्मूलाज खुदारा याद कर लो। जैसे कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है एबीसी बाय 4 डेल्टा, आर का होता है डेल्टा बाय, इसी तरीके से R1 का होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो आपका इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है, आपको वो याद होना चाहिए, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो भाई वो सारी फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज एटलीस्ट याद होने चाहिए। देखो फॉर्मूलाज के अंदर अगर तुम नंबर गवा के आ रहे हो ना, तो आपसे बड़ा कोई नल्ला निकम्मा नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी टू से, आई नीड टू यूज दीज वर्ड्स।
अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, अगर कॉस और टेंजेंट दोनों नेगेटिव हैं तो भाई हमेशा याद रखिएगा ऑल सिली टॉमकैट्स या ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का राजा होता है साइन या फिर उसका पार्टनर कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट का राजा होता है राजा टेंजेंट या उसका पार्टनर कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा होता है कॉस या उसका पार्टनर सेक। तो भाई अगर कॉस और टेंजेंट दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो भाई पहला वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि ऑल में सब पॉजिटिव होते हैं। पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो सबका दिल रखता है, सबको पॉजिटिव रखता है, तो वो तो नहीं हो सकता। और टेंजेंट और कॉस दोनों नेगेटिव है तो टेंजेंट कभी थर्ड में नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉस कभी फोर्थ में नहीं हो सकता, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है मेरे पास। अच्छा, साइन 150 किसके बराबर होगा? इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट मैंने आपको सिखाई थी। अच्छा, हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं ना इस इदारे में, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम हमेशा डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर आफ्ताब ने आपको एक अलग ट्रिक पढ़ाई हुई है, मुझे वो पता है, और मैंने आपको एक अलग ट्रिक पढ़ाई हुई है। मेरी और प्रोफेसर आफ्ताब की आपस के अंदर एक बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चल रही थी। आज से कुछ 1.5 महीने पहले की बात है, रात के 2 बजे सर आफ्ताब इदारे में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो हमारी इस पर बड़ी बात हुई थी। तो भाई मैंने आपको जो तरीका बताया ना, तो वो तरीका बहुत यूनिवर्सल है। साइन 150 अगर आ रहा है तो इसको 150 सॉल्व कैसे करोगे भाई? साइन 150 को सॉल्व अगर करना है ना, तो इसको आप हमेशा एक रेफरेंस एंगल लो। देखो तुम्हारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट एंगल्स होते हैं। क्वाड्रेंट एंगल का मतलब है 0, 360, ये क्वाड्रेंट्स के ऊपर मौजूद है। 90 का हो गया, 180 हो गया और 270 हो गया। दीज आर टर्म्ड एज द क्वाड्रेंट एंगल। अब मुझे 150 अगर साइन 150 की वैल्यू चाहिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको? मेरी कोशिश होगी कि यार 150 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, एक क्वाड्रेंट एंगल और एक रिमेनिंग एंगल हो। तो मैंने क्या करा, 180 माइनस 30 पे इसको ब्रेक कर दिया, 180 माइनस 30 पे, ताकि पहला एंगल क्या आ गया, क्वाड्रेंट एंगल आ गया। और फिर यहां पे आप एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो कि देखो कभी भी अगर तुम्हारा रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन का होगा तो आंसर में भी तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था वही आता है, और जो दूसरा एंगल था उसको चुपचाप आंखें बंद करके लिख दो। और फिर साइन को देखते थे तो 180 माइनस 30 कहां पर है? 180 माइनस 30 मौजूद है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर साइन 30 होगा। और साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। विद इन सेकंड पे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, डेरिवेटिव बताइए a की पावर x का। तो भाई a की पावर x का मतलब क्या है? कॉमन एक्सपोनेंट। कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे लोगे? एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से ln का ln, और जो भी बेस में नंबर आ रहा है वो ln के साथ आ जाएगा। फिर बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके पावर में आने वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ जाता तो नेचुरल एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट लिखोगे, फिर पावर में आने वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। सिंपल है। बहुत दफा फार्म के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, e की पावर e की पावर e की पावर x। बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं भाई, बच्चे घबरी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी क्वालिटी के ऊपर चीजें पढ़ी नहीं होती हैं। वैसे भी आजकल जो पाकिस्तान के बेकार इदारे हैं बड़े नाराज हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह असल में यूईटी के अंदर भी पहली पोजीशन हमारे पास से आई। इस वक्त एनईटी यूनिवर्सिटी जो एक और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं बड़े मजे की अगर आपको बात बताऊं ना, पूरे पाकिस्तान से किसी भी बच्चे का 97 से ज्यादा का स्कोर नहीं आया। हमारे बैच के 6 बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह 98 का स्कोर आया। 100 से ज्यादा बच्चों का 90 प्लस का स्कोर आया एनईडी के अंदर। नस के अंदर तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि 800 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी 130 प्लस का स्कोर आ चुका है। 130, 140, 150, 160 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह उस वजल। सही है। तो इसलिए अब बड़े बड़े इदारे नाराज चल रहे हैं भाई कि हम इतने पैसे लेते हैं फिर भी हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे सर हाशिम के पास इतने कम पैसे होते हैं और फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो परेशान बड़े चल रहे हैं भाई। खैर, तो भाई इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। e की पावर e की पावर e की पावर x, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एडिट कॉपी डाउन कर देना है, और फिर उसके बाद पावर में जो फंक्शन आ रहा होता है ना उसका डेरिवेटिव लोगे। अब पावर में अगेन e की पावर x आ रहा है, तो अगेन इसको एक दफा डेरिवेटिव लोगे। कैसे लेते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव? एक दफा टर्म को एडिट लिख दोगे, फिर अगेन देखो इसकी पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर एडिट आ जाएगा। फिर इसकी पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि देखो e की पावर x अगर मौजूद है तो भाई एक दफा आपने अपने फंक्शन को एडिट लिखा, फिर पावर में जो फंक्शन आ रहा है ना इसका डेरिवेटिव लोगे। अब चूंकि ये e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x होगा। फिर इसकी पावर में x आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 के बराबर होगा। लेट सपोज अगर मेरे पास आ जाता e की पावर 2x। अब बच्चे बोलेंगे सर ये मुश्किल होगा, नहीं कुछ मुश्किल नहीं है भाई। डेरिवेटिव क्या होगा? एक दफा आप अपने क्वेश्चन को एडिट कॉपी डाउन करेंगे, फिर पावर में देखो फंक्शन क्या है e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? एक दफा e की पावर 2x आएगा, फिर इसकी पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव होगा, सिंपल 2 के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं पेपर में आपके सामने बहुत दफा आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आप देखोगे बहुत दफा इस तरह के क्वेश्चन, साइन एक्स की पावर में टेंजेंट एक्स।
या फिर आज जो एक क्वेश्चन पेपर में आया बच्चों के पास वो था x की पावर x का। अब जो बच्चे फेडरल के बैठे हुए हैं, पंजाब बोर्ड के बैठे हुए हैं ना, वो क्या करेंगे, पहले उसको y पे सपोज करवाएंगे, फिर ln को अप्लाई करवाएंगे, फिर आप सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, फिर आप डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर आप सिंपल सिंपलीफाई पे जाओगे, सुबह से लेकर रात हो जाएगी। मेरा जो बच्चा है ना, मेरा जो बच्चा है उसके पास शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, ट्रिक है कि देखो कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, इसको हम कहते हैं प्योर एक्सपोनेंट। प्योर एक्सपोनेंट को सॉल्व करने की ट्रिक जो है ना, मैथफ्लिक्स ट्रिक है, फिजिकोमेटिक्स ट्रिक है, कि एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एडिट लिखना है, फिर पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसको लिखो, फिर बेस में आने वाले फंक्शन को लिखो, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, बीच में लगाओ प्लस का साइन, ln का ln, जो बेस में फंक्शन आ रहा था वो ln का फंक्शन बन जाएगा, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, विद इन सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल साइन एक्स की पावर में टेंजन एक्स गिवन है, कैसे सॉल्व करोगे, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करना है। ये क्वेश्चन आज फास्ट यूनिवर्सिटी में पूछा गया। एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एडिट लिखना है, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे और नीचे डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर आगे जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, बीच में साइन लगाओगे प्लस का ln का ln, जो भी बेस में फंक्शन आ रहा था वो ln का फंक्शन बन जाएगा, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, जो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद इन सेकंड्स के ऊपर, विद इन सेकंड्स के ऊपर। दिस इज नोन एज द प्योर एक्सपोनेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था आज पेपर में, और ये क्वेश्चन था ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे आएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक भी आपको बता देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये आपके पेपर में लाजमी तौर पे आएगा। दिस इज माय बेट ऑन यू। चाहे आप नस्ट का एग्जाम दे रहे हो, फास्ट का दे रहे हो, यूईटी का दे रहे हो, यूईटी के 2025 का पेपर देखिएगा, उसके अंदर ये बेतहाशा दफा आया था 2025 का राउंड 1 मार्च की वीडियो मेरी अभी भी मौजूद होगी यूट्यूब के ऊपर, 1.5 साल पहले की। इसी तरीके से एनईटी की हो, यूईटी हो गई, फास्ट हो गई, नस्ट हो गई, ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता है, क्योंकि क्वेश्चन की लॉजिक बड़े मजे की है कि इंटीग्रेशन ऑफ दी आपके पास इवन नंबर का फंक्शन है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के ऊपर। अब अक्सर बच्चे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सर हाशिम की इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, चाहो तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 या 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 सो ऑन। वो लंबी ट्रिक है, मेरी एक शॉर्टकट है इसको सॉल्व करने की। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूं कि देखो कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए और साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट्स सपोज 4 मौजूद है, आप सिंपल तरीके से लिखो 1/2 का 1/2, 1/2 का 1/2, x का x, सही है, x का x, फिर बीच में लगाओ, अगर साइन है तो बीच में आएगा माइनस, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू यहां पे तुम्हारे एंगल के साथ मौजूद है उसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 क्या बन गया, 8 बन गया। ऊपर हमेशा साइन आएगा और जो भी यहां पे तुमने ब्रैकेट में वैल्यू रखी है वो साइन का एंगल बन जाएगा, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपके पास पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर 7x इंटू डी एक्स, कैसे सॉल्व करोगे, क्या शॉर्टकट मैंने बताया, चाहो तो आप इसको नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी सॉल्व करते हो। इसको सॉल्व करने का वैसे मेथड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला होता है, लॉन्गर मेथड है। सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, सिंपल 1/2 का 1/2x, फिर माइनस का साइन, सही है, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल के साथ मौजूद है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 इज 14, ऊपर जाओगे, ऊपर जाके साइन का साइन आ गया, जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे ब्रैकेट में रखी है वो आपका एंगल के तौर पे आ जाएगा, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया, सही है। अच्छा, कॉस के अंदर सेम कहानी रहती है, बट माइनस नहीं होता, प्लस होता है, ऊपर साइन ही आएगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो एंड रिजल्ट में साइन ही बनेगा। मगर हमेशा याद रखिएगा, साइन हो या कॉस हो, आपकी जो ट्रिक है ना हर जगह पे काम करेगी, मगर साइन में बस नेगेटिव साइन होगा, कॉस में पॉजिटिव होगा। तो कॉस के लिए क्या होगा, कॉस के लिए देख लो 1/2 का 1/2x, और फिर कॉस है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, और फिर आगे क्या होगा 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल के साथ मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 बन गया, ऊपर हमेशा साइन ही आएगा, और जो वैल्यू तुमने ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे तुम्हारे एंगल के तौर पे आ जाएगी, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द शॉर्टकट। ये क्वेश्चन भी आज के फास्ट के पेपर में आया हुआ है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, सही है, लिमिट एक्स क्या अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 6x। अब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन बच्चे ने सही दिया या फिर गलत किया, गलती करी हुई है, क्योंकि देखें या तो नीचे sin स्क्वायर x होता तो फिर तो हम उसको कन्वर्ट करवा लेते किसके बराबर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के ऊपर,
मेरे नजदीक यहाँ पे गलती है बच्चे की तरफ से कि अगर मेरे पास ऊपर आ रहा है ना 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स अगर होता तो वो तो रिप्लेस हो जाता, किसके बराबर आ जाता, वो आ जाता मेरे पास सिंपल तरीके से 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स के। तो फिर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट जाता, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स मेरे पास बच रहा होता। फिर मैं लिमिट को अप्लाई करवा देता, एक तरीका तो वो था। तो फिर उस सूरत में आंसर 1/2 आता। मेरी नज़र में वो ज़्यादा सही तरीके कार है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे गलती करी हुई, 6x नहीं हो सकता, बट माइट भी पॉसिबल यही क्वेश्चन हो। तो अगर तो क्वेश्चन मैं दोनों तरीकों से लो बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये कि भाई ये क्वेश्चन आपके पास अगर मौजूद होगा, यानी कि नीचे 6 नहीं है, सिंपल साइन स्क्वायर है, तो उस सूरत में भाई साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है 1 के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको चेंज करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स, और नीचे मेरे पास ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू 1 माइनस का कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट गया, ऊपर मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस एक्स, और फिर लिमिट एक्स चूंकि 0 पे अप्रोच कर रही है तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो 1/2 मेरा आंसर होगा। एक तरीका सॉल्व करने का तो ये है। अगर तो साइन स्क्वायर 6x ही मौजूद है तो फिर यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ एक दफा अप्लाई कर सकते हो, मगर उस पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि cos 0 बराबर होता है 1 के, तो ऊपर तो 0 फॉर्म हो गया 1 माइनस 1, और नीचे साइन 0 0 आ गया। एल हॉस्पिटल रूल इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक दफा बन रही है तो आप अप्लाई कर दोगे, मगर 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव का साइन होगा, और नीचे मेरे पास साइन स्क्वायर 6x के लिए फिर होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 6x, और आगे मेरे पास होगा फिर cos 6x और फिर 6x का डेरिवेटिव 6, तो वो फिर सॉल्वेबल नहीं होगा। तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पे 6 नहीं होगा, सिर्फ x होगा। जो भी क्वेश्चन है वो जिस पैटर्न के ऊपर होगा डिपेंड करेगा देखने के बाद ही। खैर, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 5 के ऊपर, साइन एंगल डिवाइडेड बाय एंगल। भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ है। कभी भी दुनिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा, साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन आ जाए और हमारे पास x की वैल्यू अप्रोच कर रही है उस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर 0 के ऊपर, तो आंसर क्या होता है, सिंपल 1 के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन e की पावर के अंदर 2t प्लस का 5 इंटू डी टी का डी टी। तो भाई इसका पहले आप देखोगे इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन में कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा पावर में आने वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव देखोगे। तो 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा मेरे पास सिंपल 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि 2t का डेरिवेटिव हो गया 2 और प्लस के 5 का डेरिवेटिव होगा 0, तो 2 आपको बाहर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ताकि पावर में आने वाले टर्म का डेरिवेटिव आ जाए। जब डेरिवेटिव आ जाएगा तो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक दफा अपने क्वेश्चन को रेडी लिख दे तो आपका आंसर आ गया प्लस के सी के साथ। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा था कि सर रेशियो फॉर्मूला पूछा हुआ था, पॉइंट डिवाइड्स द 2 पॉइंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि आपको बेसिकली m1 और m2 रेशियो गिवन थे और आपको रेशियो फॉर्मूला बताना था। रेशियो फॉर्मूले का मतलब क्या है कि भाई सिंपल तरीके से पॉइंट डिवीजन फॉर्मूला जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है ना भैया, x2 m1, कि भाई आपके पास जो भी आ रहा है x2 m1 प्लस का साइन, फिर x1 m2, नीचे डिवीजन के अंदर m1 प्लस का m2, और y के लिए क्या होता है, y के लिए होगा y2 m1 प्लस का y1 m2, और नीचे डिवीजन में m1 प्लस का m2। तो एग्जामिनर ने कहा है 2 पॉइंट्स की वैल्यूज उसने आपको नहीं दी हुई, सिंपल उसने कहा है रेशो में बता रहा हूं, तो m1 की जगह पे 2 आएगा, m1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपका रेशो फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जामिनर ने रेशो फॉर्मूला पूछा हुआ था। अच्छा, 2 पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप कैलकुलेट करने आया हुआ था, तो पॉइंट आपके पास स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ रहा था कि आई डॉट प्रोडक्ट जे प्रोडक्ट केस। तो भाई हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, आई से जे पे जाएगा, जे से के पे जाएगा, के से आई पे आएगा। हमेशा याद रखिएगा सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जबकि अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, जबकि सिमिलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, जबकि अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है तीसरे वाले के, मगर हमेशा वो क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहा है। अब देखो, अगर मैं जे से के पे जा रहा हूं, अगर मैं जे से के पे जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो हो रही है, तो प्लस का आई आंसर आएगा, और फिर आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन था डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स एक्स। यार ये क्वेश्चन जो है मेरे लेक्चर से लिया गया है। आज भी अगर आप मेरे 6 साल पुराने डेरिवेटिव के लेक्चर लोगे ना, बिल्कुल इनिशियल वाले, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, और बल्कि मैं हमेशा बच्चों को एक कंफ्यूजन का शिकार करता था कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 99% बच्चा आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करेगा, सर साइन इनवर्स एक्स को नीचे से ऊपर भेजेंगे, साइन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर, आंसर आ गया है भाई। ऐसे सॉल्व होगा ना कि साइन इनवर्स एक्स को नीचे से ऊपर भेजेंगे, ऊपर जाके साइन एक्स बन जाएगा, और फिर आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के बराबर।
जितने बच्चों ने बोला ना यस सर, वो इंतहाई नालायक बच्चे हैं, अपने मुंह पे रख के चमाटा कराओ बेटा। गलत तरीन कॉन्सेप्ट है। अपनी कबर में बैठ के न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, अभी मर दे चुके होंगे 10 दफा और। भाई साइन इनवर्स को जब नीचे से ऊपर भेजोगे, आपकी आधी बात दुरुस्त है, साइन इनवर्स एक्स को नीचे से ऊपर भेजोगे, डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। डिवीजन फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो। तो मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेजेंगे, ऊपर जाके बोलते हैं सर जब नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस का 1 हो जाएगी। अरे भाई वो होल टर्म के लिए होता है, यहां पे साइन इनवर्स है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है। जब तुम इसको नीचे से ऊपर भेजोगे तो ऊपर जाके इसकी कंप्लीट टर्म का साइन चेंज होगा। दुनिया में जब किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के ऊपर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ऊपर भेजते हो तो होल टर्म की साइन पावर में -1 आता है। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होती है वो ऊपर नीचे जाने पे चेंज नहीं होती। अक्सर बच्चों को बात मालूम नहीं होती। अभी जितने बच्चों ने बोला था ना यस सर कॉस एक्स आंसर आएगा, यही बच्चे फिर मार्क्स गवा के आते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। ये वही बच्चे होते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय जोरे पेशमा का पेशमा होना। तो भाई परेशानी बाद में जरूर होगी, बाद में अफसरदा होने का क्या फायदा जब आपने पहले कॉन्सेप्ट ही ना लिया हो। तो इसको देखो जब नीचे से ऊपर भेजोगे तो होल टर्म की पावर में -1 आएगा। अब आप फाइनली यहां पे क्या अप्लाई करोगे, पावर फॉर्मूला, तो पावर पहले आएगी, फिर पावर में से देखो एक माइनस करके लिखोगे तो माइनस का 2 बन गया, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया मेरे पास, इस नेगेटिव के 2 को ऊपर से नीचे भेज दो, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स एक्स होल पावर में स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ रहा है। सही है ना भैया। अच्छा, अगर मेरे पास ए के अंदर m एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी में n एलिमेंट्स आ रहे हैं तो a इंटू बी करने पे आंसर क्या आएगा, m इंटू n आएगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये उस बच्चे का ओरिजिनल पेपर था जो मैंने आपको बता भी दिया कि भाई बच्चे ने बताया हुआ था कि भाई बेसिक मैथ्स जो है वो इजीली इससे हो गया था। आईक्यू का पोर्शन सबसे डिफिकल्ट था, मुझे लग रहा था कि तैयारी के टाइम वो डाबो स्टार एटसेट्रा वाले नहीं सॉल्व हो रहे थे, लेकिन वैसा कोई सवाल नहीं आया और इजी आए। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि आईक्यू मुझे लग रहा था कि डिफिकल्ट होगा मगर इससे बहुत आसान आया, कि तैयारी के टाइम के ऊपर सबसे डिफिकल्ट लग रहा था इस बच्चे को आईक्यू का पोर्शन। बट अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात है, अभी मेरे बैच का बच्चा तो ऐसे थोड़ी आएगा। इस बच्चे ने अपना स्कोर भी शेयर किया, इस बच्चे का स्कोर 83 का ऑलरेडी आ चुका है माशाल्लाह से। तो भाई जब आप जैसे ही आपका फास्ट का पेपर आप सबमिट करवाओगे आपके पास स्कोर आ जाएगा। अच्छा भाई, इंग्लिश के अंदर वोकैब्स इजी आई थी, प्रपोजिशन और एनालॉजी के आसान क्वेश्चंस थे। अच्छा, बाकी जो पेपर पूरा आया था ना मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिया, पेपर पूरा का पूरा ये था। सही है ना भैया, ये पूरा का पूरा इस बच्चे का पेपर तो जो है बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉस एक्स, मगर ये क्वेश्चन बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बीच में प्लस एक्स होना चाहिए था, प्लस का साइन या माइनस का साइन, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का कुछ सिंपल स्टैंडर्ड एलिमिनेटरी आंसर नहीं है, या तो भी डिफरेंट होगा या फिर ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, मैं एक और तरीका बता देता हूँ, कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन का कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो फिर आप ऑप्शंस के जरिए उनका डेरिवेटिव लेके चेक कर लीजिए, किस ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके चेक कर लीजिए किस ऑप्शन का डेरिवेटिव में आपको क्वेश्चन आपका अचीव हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ आर कॉस एक्स, ये क्वेश्चन मजे का है, ये बाय पार्ट्स का आ रहा है। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बाय पार्ट्स पे भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो भाई माइट बी पॉसिबल बच्चे ने यहाँ पे कोई गलती करी भी है, कोई मिस्टेक करी भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो इंटरेस्टिंग है कि भाई एग्जामिनर कह रहा था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स। हमेशा याद रखिएगा कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हमेशा बाय पार्ट पे सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पे 1 खुद से कंसीडर कर लो, ये आपका u बन गया, ये आपका v बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v क्या होती है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, u इंटू v का, कि भाई u वाली टर्म को एडिट करने दोगे, v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन दोगे, तो बेटा आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा सिंपल आपके पास प्लस का साइन, और फिर क्या होगा, फिर आप लगाओगे सिंपल इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, और आगे मेरे पास आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीएक्स का dx। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करेंगे। सही है ना भैया। तो भाई यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स 1 के ऊपर सिंपल मैंने इंटीग्रेशन ले ली, प्लस का साइन लगाया, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर, कॉस इनवर्स के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे किसकी, 1 की, इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स के बराबर, इंटीग्रेशन का सिंपल एज इट इज, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर,
और फिर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, सिंपल x के बराबर इंटू डी एक्स का डी एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। अब फाइनली इसको बैठ के आप सिंप्लीफाई कर लोगे यार, क्या मुश्किल चीज़ है इसके अंदर भाई, बेसिक चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है यार। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स x इंटू एक्स, माइनस के साइन को बाहर फेंक दो और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, और ये अंडर रूट को जब नीचे से ऊपर भेजूंगा ना तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स। बेस का बाहर डेरिवेटिव देखो, नेगेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा मेरे पास नेगेटिव का 2x। तो भाई x तो बाहर मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाऊंगा तो मेरा इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तरीके से अब मुझे अगर जब लास्ट वाली इंटीग्रेशन ये अप्लाई करनी है तो बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 2x। तो बाहर देखो x तो मौजूद है, नेगेटिव 2 भी मौजूद नहीं है, तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे। तो मैंने नेगेटिव 2 से डिवाइड भी किया, देखो नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई भी किया, जब ये आ जाएगा अब मैं फाइनली यहां पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दूंगा। तो cos इनवर्स x इंटू एक्स, तो मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन से दोस्ती कर लो, नहीं तो ये सांप बहुत डसेगा पूरी जिंदगी, ये सांप बेतहाशा डसेगा भाई। तो cos इनवर्स x इंटू एक्स, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 1/2 बन गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं तो भाई चूंकि देखो यहाँ पे बेस का बाय डेरिवेटिव आ गया तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में एक इजाफा ऊपर तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 ऊपर बन जाएगा 1/2, उसको ऊपर भी लिखोगे उसको नीचे भी लिखोगे, और ये खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके जब पलटी खा के लिखी जाएगी तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरे पास ये मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से cos इनवर्स x इंटू एक्स, और यहां पे मेरे पास प्लस के साइन के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में 1/2 प्लस का c। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का आ रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्लॉक रोटेट कर रही है, एक क्लॉक का क्वेश्चन था कि आपके पास एक क्लॉक है और ये क्लॉक का जो टाइम आ रहा है वो 11:45 आ रहा है, सही है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को लास्ट की क्वांटिटेटिव के अंदर भी समझाए थे, क्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर, कि देखो एक क्लॉक है, उसका टाइम आ रहा है 11:45 का, उसका सेकंड हैज जो मूव कर रहा है ना 9000 डिग्री पे कर रहा है, व्हेन विल द बैंक रोटेट। अब देखो एक क्लॉक है, उस क्लॉक के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, उस क्लॉक का अभी जो टाइम मौजूद है वो 11:45 का है, सही है, कितना है, 11:45 का है। तो भाई आपके पास अभी क्लॉक के ऊपर जो टाइम मौजूद है वो 11:45 का है, और जो सेकंड हैंड है ना वो मूव करता है 9000 डिग्री के ऊपर। तो एग्जामिनर कह रहे हैं बेल रिंग कब करेगी। तो देखो मुझे पता है किसी भी क्लॉक के अंदर, भाई जाहिर सी बात है क्लॉक का एक कंप्लीट चक्कर कितने पे होता है, 360 डिग्री पे होता है। तो भाई 9000 डिग्री जितना भी है ना, मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड करवा देता हूँ 360 डिग्री से। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कितने मिनट्स बन रहे हैं। तो क्या बन गया, ये बन गया 6 36, 6 1 6, 3 कैरी किया, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 5 जार 5 6 जार इज 30, 6 5 जार इज 30 है भाई। आपके पास ये क्या बन गया, ये बन गया 6 5 जार इज 36 से 36 होता है क्योंकि, और 0 का 0 आ गया, फिर 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 का 12, और 3 कैरी किया तो अगेन 6 5 30, तो 25 मिनट आ गया। यानी कि 9000 डिग्री कितने के बराबर होता है, 25 मिनट के बराबर होता है। तो अब मैं सिंपल तरीके से क्या कर सकता हूँ, जो इनिशियल मेरे पास टाइम था ना, इनिशियल टाइम मेरी घड़ी में क्या था, 11:45 PM था या 11:45 था, उसके अंदर अब मैं फाइनली इस 25 को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जाहिर, तो भाई सिंपल 11:45 के अंदर 25 मिनट को ऐड कर दो, 11:45 में 15 मिनट मजीद ऐड करूंगा तो 12 बज गए, आगे कितना जाना है, 10 मिनट और जाना है आगे, तो ये बन जाएगा 12:10 के ऊपर करेगा। सिंपल है भाई, 12:10 के ऊपर करेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था बेसिक मैथ्स का कि भाई 4 नंबर्स का मीन अगर 20 है, अगर 4 नंबर्स का मीन 20 है और एक और नंबर ऐड करने से मीन बन गया 22, तो नंबर क्या होगा। देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास सम डिवाइडेड बाय टोटल टर्म, सही है। अगर 4 नंबरों का मीन, अगर 4 नंबरों का मीन बराबर है 20 के, तो भाई 4 नंबरों का मीन अगर 20 है तो यहाँ पे सम भी क्या होगा, 4 नंबर्स का होगा, नीचे चूंकि टोटल 4 नंबर, नीचे टोटल की जगह पे 4 आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा,
यानी कि 4 नंबरों का सम कितना हो जाएगा, 4 20 जार 4 2 जार 8 0 का 0, 4 नंबरों का सम 80 हो गया। एग्जामिनर कहता है कि अगर कोई एक नंबर ऐड हुआ, लेट सपोज x वो नंबर है जो ऐड हुआ, तो अब न्यू मीन 22 के बराबर है। अब ये जो मीन है ना, ये 5 नंबरों का है, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 5 नंबरों का मीन, यहाँ पर आ गया 5 नंबरों का सम और नीचे आ गया 5। सही है, तो 5 नंबरों का मीन क्या है, 22 के बराबर। तो 5 नंबरों का सम यहाँ से आप निकाल सकते हो, 5 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 नंबरों का सम 5 2 10 का 0 और 1, 5 2 10 और 1 11 110। तो भाई 5 नंबरों का सम इतना है, 4 नंबरों का सम इतना है, दोनों को आपस में सेपरेट करवा दीजिए। तो अगर मैं 110 में से 80 को माइनस करता हूं तो 0 का 0, और 11 में से अगर मैं 8 को निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 11 में से अगर मेरे पास 8 चलेगा तो 3 बचेगा, 30 मेरा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन गिवन था कि भाई साइड्स ऑफ अ सर्कम ट्राइंगल आर 6 8 एंड 10, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कम सर्कल। कोई मसला नहीं है, सर्कमफेरेंस बहुत आसान होता है। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले आपको एक सर्कम ट्राइंगल जो गिवन है आप उसका रेडियस निकालोगे, क्योंकि सर्कम ट्राइंगल है तो भाई यहां से सर्कम रेडियस आएगा। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है साइड्स ऑफ अ सर्कम ट्राइंगल आर 6 8 एंड 10, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कम सर्कल। भाई कान को पकड़ के मरोड़ रहा है और अच्छे तरीके से मरोड़ रहा है। पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, सर्कम ट्राइंगल। सर्कम ट्राइंगल का मतलब क्या है, एक सर्कल है उसमें माशाल्लाह से खूबसूरत सा एक ट्राइंगल मौजूद है, आपको उसका एक तो रेडियस बताना है और फिर सर्कमफेरेंस भी बताना है। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पैरामीटर ऑफ अ क्लोज फिगर, यानी कि आपके पास 2 पाई आर सर्कल के अंदर। अब आपको यहाँ पे उसकी साइड्स गिवन है। अच्छा, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, एक इसका मुश्किल तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है। मुश्किल तरीका क्या है कि भाई तुम पहले आर की वैल्यू निकालो। आर निकालने का फॉर्मूला सर हाशिम ने पढ़ाया था, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। तो भाई साइड ए गिवन है, साइड बी गिवन है, साइड सी गिवन है, तो डेल्टा निकाल लोगे। डेल्टा निकालने का मतलब है हीरोज लॉ, अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। एक अलग अजियत के ऊपर जाओगे, फिर पूछोगे एस क्या होता है, एस कहते हैं सेमी पैरामीटर को, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 को। तो ये लंबा मेथड पड़ेगा। एक शॉर्टकट तरीका होता है, मगर ये सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करोगे कि अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रही हैं। तो मुझे दिख रहा है 6 8 और 10, राइट, पाइथागोरस ट्रिपलेट आ रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, आप हाइपोटेन्यूज को उठाओगे। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस साहब ने आज से कई 100 साल कबल मरने से पहले फरमाया था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा ना, उसके अंदर दो साइड छोटी होंगी एक बड़ी होगी। जो पाइथागोरस आपके पास थ्योरम होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो बड़ी वाली साइड होती है ना हमेशा हाइपोटेन्यूज की होती है। तो आप सिंपल तरीके से तीनों में से देखो, बड़ी साइड कौन सी है, 10वीं है, 10 को डायरेक्टली 2 पे डिवाइड करो, आपको विद इन सेकंड्स के ऊपर कैपिटल आर मिल जाएगा, सर्कम रेडियस। ये एक शॉर्टकट है। नहीं तो नॉर्मल मेथड अप्लाई करोगे कम से कम 2 मिनट तो लगेंगे, और हमें क्या करना है, जल्दी सॉल्व करना है। तो भैया आर की वैल्यू विद इन सेकंड्स के ऊपर क्या आ गई, 5 आ गई। आपको जब सर्कम रेडियस मिल गया, अब सर्कमफेरेंस निकालना तो बच्चों का काम है। इस क्वेश्चन में जो असल ट्रिक गिवन थी ना आपको घुमाने के लिए, यही गिवन थी कि सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किसके बराबर आएगी, वो ऑब्वियसली मेरे पास आती आपके पास आर की वैल्यू 5 के बराबर आएगी। आप इस मेथड से निकालोगे, इससे भी आंसर वही आएगा। एस की वैल्यू निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 करके, उससे भी आंसर वही आएगा, मगर वो लंबा आंसर होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो अब क्या आ रहा है, cot स्क्वायर थीटा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा वेयर लिमिट्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम 0 to 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन के अंदर जो है ना, cot स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, आपके पास सेक स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो अब देखो इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रही है मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर, तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करवा लेता हूं। भाई मुझे पता है कॉट स्क्वायर क्या होता है। भाई देखो कॉट स्क्वायर होता है आपके पास, इसका रिलेशन जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, फिर बीच में नेगेटिव का साइन है। और टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा -1, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, कट गया। अब आपके पास यानी कि ये वैल्यूज बची हैं। अब इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों पे भेजो। तो कॉसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव के कॉट थीटा के बराबर, माइनस का साइन सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है सिंपल टेंजेंट थीटा के बराबर। अब फाइनली आप लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हो 1 से लेके 0 की। मगर मुझे एक बात मालूम है, आप पूछोगे क्या कि सर ये लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे ना तो भाई कॉट 1 आपकी अपर लिमिट तो अप्लाई हो जाएगी, मगर लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो यानी कि कॉट 0 क्या होता है, भाई कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, क्योंकि कॉट 0 का मतलब है 1 बाई टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 इज 0, तो ये बन जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी के ऊपर, जिसका भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर होगा। इम्प्रॉपर या अनडेफिनेट आपके पास इंटीग्रल आ रहा है, जिसका यही आंसर होगा, नहीं तो इसका आंसर इम्प्रॉपर होगा।
अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है, ये आईक्यू का क्वेश्चन एक बच्चे ने अपना शेयर अप किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे तो लगता है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, आईक्यू में सबसे पहला काम रॉस का सम और कॉलम का सम चेक किया करो। तो अगर मैं देखूं ना तो 10 और 20, 30, 30 और 15, 45 बनेगा। यहाँ पे भी देखो 15 और 15, 30, 30 और 15, 45 बनेगा। हो गया भैया। यहाँ पे क्या होगा, 20 और 20, 40। तो भाई ये भी 45 बनना चाहिए, तो ये फिर 5 होगा यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा भाई। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास आज की लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस भी अब आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं 2 बजे 3 बजे, तो मुझे पता होता है आखिरी शिफ्ट तक ये वीडियो में जब लास्ट पार्ट पे पहुंचूंगा ना, तो आखिरी शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। तो भाई मैंने क्या कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बच्चों का फीडबैक भी आपके सामने आ रहा है। आई गॉट क्वेश्चंस मोस्टली फ्रॉम इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, कॉनिक सेक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्री। नाउ लेट मी ब्रेक डाउन। इंटीग्रेशन के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे, सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे। डेरिवेटिव के अंदर बेसिक डेरिवेटिव के आपके पास क्वेश्चंस आए थे कम, ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेटिव के और एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, हमने ऊपर भी देख लिया। कॉनिक्स के अंदर सर्कल्स के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। हमेशा याद रखिएगा सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या है, एक्स स्क्वायर का होना, वाई स्क्वायर का होना, दोनों के कोफिशिएंट का सेम होना, दोनों के साइंस का सेम होना। इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, दोनों के साइंस सेम होंगे, मगर कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे। हाइपरबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साइंस हमेशा अपोजिट होंगे, जबकि पैराबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू होगी। सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला की 1 होती है, इलिप्स की 0 से बड़ी 1 से छोटी, हाइपरबोला की हमेशा 1 से बड़ी, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की हमेशा √2 होती है। अच्छा सही, अच्छा मैंने एसेंट्रिसिटी वाली बात ऑलरेडी कर दी। अच्छा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एंगल्स के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। cos 90 प्लस थीटा पूछा हुआ था, तो मैंने क्या बताया था, अभी तो बताया था cos 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, इसको क्वाड्रेंट एंगल आपका 90 आ रहा है। कभी भी अगर आपका रेफरेंस एंगल वर्टिकल हो तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा आंसर में वो चेंज हो जाता है, तो cos चेंज होगा, साइन के ऊपर दूसरा वाला एंगल आएगा। और 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos चूंकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन थीटा इज द आंसर। ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा भाई, इसके अलावा आई वुड से ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा एक और बच्चे ने फिर बताया प्रैक्टिस ट्राइंगल्स एंड देयर सॉल्यूशन व्हेन एक्स एंगल और वाई एंगल्स आर गिवन। ये वाली चीज मैंने आपको बहुत दफा बताई है, हमेशा याद रखिएगा किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम 180 होता है। या फिर एक और क्वेश्चन, एक और लॉजिक जो बहुत पूछी जाती है एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के हवाले से, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक लॉजिक ध्यान में रखिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स। तो जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है ना, तो वो हमेशा जो दूसरे दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होगी, जिसके साथ ये एक्स फॉर्म हो रहा है उसको छोड़ के बाकी दोनों। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे गिवन है आपके पास 30 डिग्री, यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो दो, और यहाँ पे गिवन है लेट सपोज कुछ भी ले लो यार, 30 40 70 बन गया, ये 130 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, मैं कुछ भी कह रहा हूँ, सही है। अगर मुझे इस एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ वाला जो एंगल है ना उसको इग्नोर कर दो, बाकी रिमेनिंग टू जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक्सटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है अदर टू यानी कि उसके साथ जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के बाकी दो जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के। इसी तरीके से बहुत दफा आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्राइंगल है या नहीं है। अगर 3 साइड्स गिवन है और आपसे कहा जाता है ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं है, तो कैसे चेक करते हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर। किसी भी दो साइड्स का सम जो होगा ना, वो थर्ड साइड से आपके पास क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। नॉर्मल सी एक लॉजिक्स होती है आपके पास। अच्छा एक और बच्चे ने बताया कि भाई ये फिनटेक का पेपर अब आ गया, कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, परसेंटेजेस के क्वेश्चंस थे, रेशियोज के क्वेश्चन थे, एवरेजेस के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का था, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का था, अलजबरा का क्वेश्चन आया हुआ था, सर्ज इंडिसेस के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। फिर हमारे एक और बच्चे ने अपना पेपर बताया कि सर आईक्यू के क्वेश्चंस मेनली मैराथन से आए हुए थे, एडवांस मैथ्स मेनली फ्रॉम द कॉनिक्स था, एलिप्स एंड पैराबोला था, सीक्वेंस सीरीज था, बेसिक मैथ्स क्वेश्चन इंक्लूड 1 to 1 फाइंड करना था, 1 to फाइंड करना था, मीडियन परसेंटेजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। तो ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए थे।